तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है। वहाँ कोई कह रहा होता है कि क्या सब लोग इकट्ठा हो गए। फिर सबके हाँ बोलने के बाद वो प्रोजेक्टर में एक क्रिमिनल की फोटो लगा के बोलता है कि ये ली कांगजिन है। और जैसा कि तुम लोग जानते ही हो कि ये कांगजिन फैक्शन का बॉस है जो कि नेशन में सबसे डेंजरस गैंग्स में से एक है। ली कांगजिन ने यह ऑर्गेनाइजेशन 18 साल की एज में ही स्टार्ट कर दिया था, जो कि उस वक्त एक छोटा सा नया नया ग्रुप था सॉल में। और ये बातें जो बता रहा था वो होता है वायलेंट क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम फर्स्ट डिवीजन टीम लीडर ऑफ 2 डॉग गोसेओंग। वो आगे बोलता है कि सन 2000 में 8 बड़े ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ इकट्ठा हुए और जो कि सोल में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। उस प्रोसेस में वहाँ 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉसेस थे जो कि एक दूसरे से खाली हाथ लड़े थे। और हाँ, तुम सही हो, वो 2 साल पहले हुआ था, लेकिन ये अभी अभी की बात है। मुझे लगता है कि ये लास्ट मेंबर था प्योंटेक फैक्शन का, जो कांगजिन फैक्शन के हाथों डिस्ट्रॉय हो गया। उस मीटिंग में बैठा एक बंदा पीछे पलटकर बोलता है, उसने तो शायद टीम के कम से कम 20 लोगों को पकड़ा था ना। एक और बंदा बोलता है, हाँ वो एक बीस्ट है, क्या उसने उन्हें खाली हाथों से ही पकड़ा होगा। तभी डॉग गोसेओंग टेबल पर जोर से हाथ मारता है और वो सभी उसकी तरफ देखते हैं। डॉग बोल रहा होता है कि मुझे यकीन है कि अगर तुम सब उसके सामने चाकू लेकर भी जाओ तब भी बुरी तरह मारे जाओगे। तुम्हें पता नहीं है क्या कि वो किस तरह के ठग हैं। वो बंदा सॉरी कहता है। फिर डॉग आगे बोलता है कि ली कांगजिन, हमें उसे पकड़ लेना चाहिए था। फिर एक बंदा कहता है कि वो एक सन की ग्रुप है, वो हमसे इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जाएगा। एक और बंदा कहता है, क्या तुम कुछ और जानते हो। फिर डॉग एक ग्रुप की फोटो में एक बंदे पर मार्क लगाते हुए बताता है कि देर सबेर हमें उसकी खबर मिलेगी ही। भूषण का यांग स्योकडू बहुत इंटरेस्टेड है सॉल में। अब नेक्स्ट सीन में हमें कांगजिन फैक्शन का लीडर ली कांगजिन दिखाया जाता है, जिसकी एज करेंटली 43 इयर्स होती है। उसके राइट हैंड में एक वाइन की ग्लास होती है और वो सामने 4 बंदे बैठे होते हैं। वहाँ बैठा कांगजिन फैक्शन का 42 इयर्स ओल्ड वॉइस लीडर जो डियोंग कहता है कि यांग जैकडू अपने गैंग के मेंबर से जेओल्ला 2 में मिल रहा है, क्योंकि उसमें से ज्यादातर लोग हमारी वजह से गंगनम से बाहर निकल गए थे। मुझे लगता है कि वो यांग जैकडू से हाथ मिला लेंगे। फिर वहाँ बैठा कांगजिन फैक्शन का 41 इयर्स ओल्ड डिवीजन लीडर चा योंगसक बोलता है कि अगर 2 रीजन्स एक साथ मिल गए तो फिर वो हजारों हो जाएंगे और हम अभी भी 600 हैं, वो भी मेन ब्रांच और बाकी के मेंबर्स को मिलाकर। फिर एक बंदा बोलता है, मुझे लगता है कि विनर चुंग चेओंग या गांगवोंग से ही होगा। फिर वो बोलता है कि शायद अभी मेंबर्स पकड़ना मुश्किल होगा, जैसा कि हमने पहले ही कहा, लेकिन हमें न्यू मेंबर्स की जरूरत है। ली कांगजिन ये सब सुनकर वहाँ पर सीरियसली टेंशन में सनका हुआ लग रहा था। उसे देखकर बाकी लोग के भी पसीने छूटने लगते हैं। वहाँ सन्नाटा छा जाता है। फिर वहाँ बैठा एक कांगजिन फैक्शन का 39 इयर्स ओल्ड डिवीजन लीडर जिसका नाम हा सांगजुन था, वो बोलता है, बॉस लेकिन जो बच्चे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए लाइन में लगे थे वो ऑलरेडी काफी बढ़ गए हैं। अब शायद ये सही टाइम होगा ऑडिशन लेने का। अगर वो हम पे अटैक कर दे जब हमारे पास मैन पावर की कमी है। और ऐसा बोलते हुए ही वो बीच में रुक जाता है, क्योंकि वो सामने देखता है, जिससे साफ पता चल रहा था कि किसी को भी उसकी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर वो इस चीज को रियलाइज करते ही तुरंत सॉरी बोलता है। फिर ली कांगजिन अपने वाइन के ग्लास को उस टेबल पर पटकते हुए बोलता है कि दुयोंग रुको और बाकी सब जाओ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोई सीढ़ियां चढ़ रहा था और वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था, उसके पसीने छूट रहे थे। हम देखते हैं कि वो एक टेंपल की तरफ जा रहा था। फिर हमें उससे पहले हुई कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जो कि ली कांगजिन और जो दुयोंग के बीच हुई थी। ली कांगजिन कह रहा था कि आखिर क्या वजह है कि हमें सच में न्यू मेंबर्स लाने की जरूरत है। अब जो दुयोंग कहता है कि बॉस हमें उन्हें रोकना ही होगा, हमें यांग सैकडू के मेंबर्स को जितना हो सके उतना कम से कम करना होगा। फिर ली कांगजिन कहता है, दुयोंग तुम अभी भी भूले नहीं हो राइट, 20 साल पहले ताइग्यू के फेनेरल के दिन हमने प्रॉमिस किया था कि हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो हमारे मेंबर्स को डिस्ट्रॉय करेगा। फिर यहाँ पर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ली कांगजिन ताइग्यू के फेनेरल में होता है। वो सोचता है कि मैं फिर कभी अपने किसी मेंबर को दुख नहीं पहुँचने दूंगा। और फिर वो बाकी सारे लोगों से पूछता है कि क्या तुम लोग मुझे फॉलो करोगे। ये सुन के सभी लोग तुरंत घुटने के बल बैठ जाते हैं और मन में ही कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देंगे। अब चलो उस कन्वर्सेशन पर वापस आते हैं। ली कांगजिन कहता है, दुयोंग मेरे भाई, तुम्हारी शादी होते देखना और बच्चे होना, मुझे लगता है ये तुम्हें ज्यादा सूट करेगा। योंगसुक, जोंग्क्यू और सेंगजुन भी, तुम लोग ही मेरी एकलौती फैमिली हो। मैं तुम लोगों के लिए अब मरने को भी तैयार हूँ।
तभी जो डुयोंग कहता है बट मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हर्ट हो। ली कांगजिन उसकी तरफ देखता है। डुयोंग चिल्ला के रोते हुए कह रहा होता है, हाँ राइट, मुझे भी हर्ट हो रहा है। क्यों बॉस, तुम सच में नहीं जानते तुम्हारी रियल फैमिली कौन है? मेरी फैमिली का क्या होगा अगर मैं मर जाऊं, और क्या होगा अगर मेरे पास कंटिन्यू करने के लिए कोई मेंबर्स ही ना हो? बॉस, तुम्हें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इस फैक्शन को अकेले कैरी करना है। भैया चलो ये करते हैं प्लीज। अब ली कांगजिन बोलता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम्हें गैंगस्टर बनना छोड़ देना चाहिए। अब बैक टू दी प्रेजेंट, ली कांगजिन टेम्पल के बिल्कुल सामने खड़ा होता है। फिर उसे कुछ गीला गीला लगता है और उसके देखते ही देखते अचानक बारिश होने लग जाती है। अब हम टेम्पल के अंदर देखते हैं, वहाँ काफी सारी कैंडल्स और अगरबत्तियां जली हुई थी। ली कांगजिन ने अपना ब्लेजर निकालकर साइड में रख दिया होता है और वो अपना माथा टेककर गॉड से प्रेयर कर रहा था। और फिर जब वो अपना सर उठाता है तभी उसे शॉक लगता है। वो देखता है कि उसके हाथ खून से सने हैं, और जब वो आगे देखता है तो पाता है कि सूट में बहुत सारे मुर्दे खड़े हैं जो उसे देख रहे हैं। ली कांगजिन कहता है, तो तुम मुझे पकड़ना चाहते थे और मेरे लिए यहाँ आने का इंतजार कर रहे थे? वो खड़े होकर बोलता है कि मुझे अपने भाइयों को प्रोटेक्ट करना होगा, प्लीज रुको जब मुझसे नफरत करो। और इसके बाद जब वो सब वापस गायब होने लगते हैं फिर वो कहता है, मैं बाद में माफी मांगूंगा। फिर हम देखते हैं कि बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ली कांगजिन टेम्पल के गेट के सामने बैठा होता है और सिगरेट पी रहा होता है, और कुछ बच्चों को सामने बारिश में बच के खेलते भागते हुए देखता है और फिर मन में ही कहता है, डुयोंग तुम और मैं एक गैंगस्टर की लाइफ जी रहे हैं। अगर हमारे पास एक प्रॉपर जिंदगी होती तो हमें इस सब से नहीं गुजरना पड़ता। सो मैं वो करूंगा जो मुझे करना चाहिए और इमैच्योर बच्चों को इस मैटर में नहीं डालना चाहिए। ली कांगजिन आसमान की तरफ देख रहा होता है। उसे पीछे से आवाज आती है ये बोलते हुए कि मैं सोच ही रहा था कि सिगरेट की स्मेल कहाँ से आ रही है। तो ये तुम थे कांगजिन। वो उसकी तरफ मुड़कर देखता है और बोलता है, सिर्फ सिगरेट की स्मेल से तुमने अंदाजा लगा लिया कि ये मैं हूँ? वो सिगरेट का बॉक्स उसकी तरफ करते हुए बोलता है कि क्या तुम लेना चाहोगे? लेकिन वो मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मैंने छोड़ दिया है। फिर ली कांगजिन बोलता है, प्लीज मुझे डांटना मत, वैसे तुमने कितना ऑफर किया? वो देखता है कि उस टेम्पल के दान पेटी में पैसों की गड्डी रखी हुई है। फिर वो बोलता है कि किसी पागल आदमी से टैटू तुम्हारी बैक पे, अगर तुम प्राइस कैलकुलेट करो तो जितना मैंने चुकाया कंप्लीट करने के लिए पैसों के मामले में। ली कांगजिन कहता है ठीक है, और वो अपनी वॉलेट निकाल ही रहा होता है कि उससे पहले ही उसके सारे पैसों को वो मॉन्क झटके से ले लेता है। और वो फिर अचानक नोटिस करता है कि उसके हाथों में एक रस्सी लटकी है। वो मॉन्क कहता है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम्हें अकेले मरना होगा, यहाँ पेड़ों की कमी नहीं है, तो एक चुन लो और उसमें लटक जाओ। ली कांगजिन कहता है हाँ जरूर, और फिर मैं जा रहा हूँ कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। वो मॉन्क डिसअपॉइंटमेंट के साथ बोलता है, तुम्हारा सारा पश्चाताप झूठ था? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे क्राइम्स करने के लिए पनिशमेंट कम हो जाएगी अगर तुम यहाँ आ जाते हो मारने से पहले? ली कांगजिन कहता है, मॉन्क यहाँ एक कहावत है नीचे दुनिया में, वैसे भी ये लाइफ गलत है। मॉन्क कंफ्यूज हो जाता है। फिर ली कांगजिन बारिश से बच के भागते हुए बोलता है, टेक केयर, और बारिश में भीगते हुए पैसों की दान पेटी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि इसे तुम बाद में यूज कर सकते हो। उसे जाते हुए देखकर मॉन्क स्माइल करता है और कहता है, ये इसे तभी पता चलेगा कि ये लाइफ गलत थी जब ये खत्म होगी। अब जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है तभी उसे सामने कोई दिखाई देता है। वो सोचता है कि ये वही बच्चे हैं जिन्हें पहले देखा था। उसमें से एक बंदा अपने पैर पकड़कर बैठा होता है और दूसरा कह रहा होता है कि बारिश रुकने तक चलो टेम्पल में ही रुक जाते हैं। दूसरा कहता है, वैसे भी हम लोग बदमाशी थोड़ी न कर रहे हैं। बीच वाला फिर कहता है कि लड़ना बंद करो और मेरी हेल्प करो, मैं चल नहीं सकता। तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है। ली कांगजिन कह रहा होता है कि क्या मैं तुम लोगों की कोई मदद कर दूं? फिर वो लड़का बोलता है कि हाँ मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे कैरी करके नीचे ले जा सकते हो? क्या तुम ये कर पाओगे? मेरे पास बैग्स भी हैं। फिर ली कांगजिन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, आज अच्छे काम करने का दिन है, तो मैं तुम्हें कैरी करके जितनी दूर ले जाना पड़े ले जाऊंगा जब तक कार नहीं आ जाती। और फिर वो उसे अपनी पीठ पर कैरी कर लेता है। वो लड़का पूछता है कि क्या मैं भारी नहीं हूँ? फिर ली कांगजिन बोलता है कि इसीलिए एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है, फ्रेंड्स के साथ हाइकिंग करना अच्छा है, लेकिन तुमने गलत दिन चुन लिया। फिर वो लड़का बोलता है कि नहीं, हमने गलत दिन नहीं चुना। जो सुनकर ली कांगजिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसी वक्त वो लड़का अपनी लेफ्ट हैंड पीछे करता है और चाकू निकाल लेता है और कहता है, हमने बिल्कुल सही दिन चुना है। अब ली कांगजिन को समझ आ जाता है कि कुछ तो ठीक नहीं है, लेकिन जब तक वो कुछ रिएक्ट कर पाए उसके पहले ही वो लड़का चाकू से हमला कर देता है। वो चाकू ठीक उसके गले के साइड में घुसा के काट देता है और कूद जाता है। वो तीनों उसको देखते हैं। वो लड़का बोलता है, तुमने देखा, मैंने इसे खत्म कर दिया। ली कांगजिन अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है, तुमने ये क्या किया? वो लड़का अपना मास्क हटाता है और बोलता है, ओह फक, ये सब एक साथ नहीं किया जा
सकता। एक और बंदा बोलता है तुम क्या करने वाले हो? फिर वो बोलता है और क्या, चलो इसे ठिकाने लगाते हैं। ली कांगजिन अपने गले पर हाथ रखकर खून बहने से रोकने की कोशिश कर रहा होता है और साथ ही वो स्ट्रगल करते हुए कहता है कि क्या यांग साइकडू ने तुम्हें भेजा है? तुम लोगों को पता भी है तुम क्या कर रहे हो? वो लड़का बोलता है मैं जानता हूँ कांगजिन भैया, बॉस ली कांगजिन इस पर काम कर रहे हैं। फिर ली कांगजिन कहता है अगर तुम अभी यहाँ से चले जाओ तो मैं इसे बड़ों की गलती समझकर भूल जाऊंगा। फिर वो लड़के बोलते हैं कि क्या तुम सोचते हो कि हम आज पकड़े जाएंगे? फक, ये आदमी तो आज मरेगा मेरे हाथों से। उसी टाइम ली कांगजिन अपना ब्लेजर निकाल के फेंक देता है और उससे कहता है ठीक है फिर अपनी जान दांव पर लगाओ और आ जाओ। और इसके तुरंत बाद ही ली कांगजिन एक बंदे को चेहरे पर एक जोर का पंच मारता है। फिर एक बंदा चाकू से हमला कर देता है। फिर वो उसे डॉज करते हुए सीढ़ियों में फेंक देता है। तीसरा बंदा चाकू से उसका गला काटने की कोशिश करता है बट वो नीचे झुक के खुद को बचाते हुए उसके मुंह पर इतनी जोर का पंच मारता है कि उसके सारे दांत जड़ जाते हैं और वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन तभी पीछे से कोई चिल्लाता है कि मरो, और जब तक वो पीछे देखता है एक लड़का उसकी बैक में चाकू घुसा चुका होता है, लेकिन ये भी कोई बचने वाला नहीं था। ली कांगजिन उसके सर पकड़कर हेडबट दे देता है जिससे वो भी वहीं ढेर हो जाता है। यहाँ पर ली कांगजिन बिल्कुल एक डीमन की तरह लग रहा होता है, लेकिन फिर भी उसके गले से बहुत खून बह गया होता है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। उसके पीछे से एक बंदा चाकू लेकर चिल्लाते हुए अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि गैंगस्टर बॉस ने उसका हाथ पकड़कर उसे दूर करते हैं। उसे लेकर वो सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और फिर उसका गला दबाने लगता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपनी जान खतरे में डालोगे अगर मेरी तरफ आए। वो लड़का चौक होते हुए कहने की कोशिश करता है कि प्लीज मुझे बचाओ, मैं घर चला जाऊंगा मॉम। और ये मॉम सुनकर ली कांगजिन उसका गला दबाना छोड़ देता है और सोचता है कि उन्होंने इन बच्चों के साथ क्या किया होगा। वो खड़ा भी नहीं रह पा रहा था और तभी वो फिर कुछ रियलाइज करता है। वो देखता है कि उसके गले में एक रस्सी जा रही है और दूसरे ही पल वो लोग उस रस्सी को खींचकर उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। ली कांगजिन अपना गला छुड़ा नहीं पा रहा था और वो बहुत ही तड़प रहा था, लेकिन वो अपने हाथों से रस्सी को पकड़ लेता है। वो लड़का बोलता है इस आदमी के पास किस तरह की ताकत है, जब वो दोनों तरफ से रस्सियों को एक साथ खींच लेता है और सोचता है कि मैंने बहुत सारा ब्लड लॉस्ट कर दिया। और इसी वक्त फिर से वो लड़का आकर उसके पेट में चाकू मार देता है और कहता है क्या हमें यांग साइकडू ने भेजा है? नहीं नहीं, हमें अंकल के यंगर ब्रदर्स ने भेजा है। ली कांगजिन उसे देखता है और तब तक बाकी के दो बंदों ने दोनों साइड से उसके पेट में चाकू मार दिया। उसके मुंह से बहुत सारा खून बहने लगता है और उसकी बॉडी भी उसका साथ छोड़ देती है। अगली चीज वो देखता है कि उसके खून से लथपथ जमीन पर बॉडी पड़ी हुई है। वो उनकी बातें सुन सकता था। वो लोग कह रहे थे धोखा, चाकू, मौत, क्या बदमाश है। दूसरा बंदा बोलता है लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना कि इसे मत बताना किसने हमें भेजा है। फिर एक बंदा बोलता है बेवकूफ, अब क्या ही फर्क पड़ता है, जल्दी से कॉल करो और बताओ कि काम हो गया। अपना गैंगस्टर बॉस ली कांगजिन सोच रहा होता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, और उसी वक्त उसकी आंखें बंद हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि उसकी पीठ पर एक गॉड की तस्वीर बन रही होती है जो कि अब पूरी चमकने लगती है और एक बहुत तेज बिजली गिरती है। और फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि एक खून से सने हुए लड़के की आंखें खुलती है, जो कि मैं तुम्हें बता दूं कि ली कांगजिन ही होता है। वो उठता है जो कि काफी घायल था, वहाँ बारिश हो रही थी। उसके सामने एक बंदा सॉरी सॉरी कहकर रो रहा होता है। ली कांगजिन कहता है कि मैं रिवेंज लेकर ही रहूंगा, लेकिन उसका सर बहुत तेज दर्द से फटा जा रहा था और जो सामने रो रहा था वो रियलाइज करता है कि कार के ऊपर जो है वो मूव कर रहा है और वो हिलते डुलते नीचे गिर जाता है। वो बंदा कांगजिन कहकर खुशी से उसके पास जाता है, लेकिन तभी एक हाथ बढ़ता है। ली कांगजिन उसकी शर्ट पकड़कर उससे कहता है क्या तुम फिर से आ गए, तुम भी? वो बंदा कांगजिन कहकर ही रो रहा होता है, लेकिन तभी उसका सर बहुत तेज घूमने लगता है और वो अपना होश खो देता है और वहीं गिर जाता है। फिर इस सीन में हमें कुछ घंटे पहले का फ्लैशबैक देखने को मिलता है। कुछ बंदे हंसते हुए कह रहे थे कि लूजर्स को लड़ते हुए देखने में अलग ही मजा है। वो मजे लेते हुए कह रहे थे कि बताओ कौन जीतेगा। हम देखते हैं कि दो बंदे फाइट कर रहे थे, जिसमें एक का नाम होता है ली कांगजिन जो साचियन हाई स्कूल में 3rd ईयर का स्टूडेंट होता है, और दूसरे का नेम होता है ली मिंग्यू और ये भी साचियन हाई स्कूल में 3rd ईयर का स्टूडेंट होता है। एक बंदा उनसे कह रहा होता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, ये ऑलरेडी 3rd राउंड है। कांगजिन खुद से कहता है कि कांगजिन आज तुम्हारे जीतने की बारी है और मिंग्यू, लेकिन फिर वो उसकी आंखों में देखता है और उसके आंसू आने लगते हैं। कांगजिन को देखकर एक बंदा बोलता है कांगजिन ऑफ कोर्स मैं इस पे बेट लगाता हूँ। दूसरा बंदा बोलता है कांगजिन को देखो ये फिजिकली फाइन है। फिर एक बंदा बोलता है ओए ली मिंग्यू, अगर तुम हारे तो मैं तुम्हारी मॉम को छेड़ूंगा। फिर एक बंदा बोलता है फक ली कांगजिन, क्या तुमने योंगहोन का बैट
दैट सुना। फिर ली कांगजिन अपना हाथ नीचे कर लेता है और पीछे पलटता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोलता है ये कुत्ते का बच्चा। वो बंदा कहता है कि क्या कहा तुमने, जरा फिर से कहना, और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। कांगजिन कहता है सॉरी मॉम, और फिर दूसरी तरफ देखता है। वो मोटा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो भागता है और बिल्डिंग के कॉर्नर पर रुककर पीछे पलटता है और उससे कहता है यहाँ देखो कुत्ते के बच्चे, और इसी के साथ वो उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सीधा नीचे एक कार के ऊपर गिरता है। उसकी पूरी बॉडी से खून बह रहा था और वो मर चुका था। वो बंदे नीचे आके कहते हैं शिट रियली। फिर वो मोटा कहता है मिंग्यू तुम अब अपने फ्रेंड को क्यों नहीं मारते। मिंग्यू कहता है रोज तुम उसे कितनी बुरी तरह मारते जो वो इस तरह मर गया। एक बंदा स्माइल करते हुए बोलता है ओह ऐसे वक्त में इसका दिमाग चल रहा है, अब से हमें क्या करना चाहिए। फिर मिंग्यू के शोल्डर पर एक हाथ रखकर वो कहता है क्या हमें मिंग्यू को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, क्या हमें उन्हें ये जाकर बताना चाहिए। फिर मिंग्यू घुटनों के बल बैठ के रोने लग जाता है और काफी देर बाद वो लोग जा चुके होते हैं। और फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि एक खून से सने हुए लड़के की आंखें खुलती है, जो कि मैं तुम्हें बता दूं कि ली कांगजिन ही होता है, जो कि काफी घायल था। वहाँ बारिश हो रही थी। उसके सामने एक बंदा सॉरी सॉरी कहकर रो रहा होता है। ली कांगजिन कहता है कि मैं रिवेंज लेकर ही रहूंगा, लेकिन उसका सर बहुत तेज दर्द से फटा जा रहा था। और जो सामने रो रहा था वो रियलाइज करता है कि कार के ऊपर जो है वो मूव कर रहा है और वो हिलते डुलते नीचे गिर जाता है। वो बंदा कांगजिन कहकर खुशी से उसके पास जाता है, लेकिन तभी एक हाथ बढ़ता है। ली कांगजिन उसकी शर्ट पकड़कर उससे कहता है क्या तुम फिर से आ गए, तुम भी। वो बंदा कांगजिन कहकर ही रो रहा होता है, लेकिन तभी उसका सर बहुत तेज घूमने लगता है और वो अपना होश खो देता है और वहीं गिर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है। वहाँ नीचे ली मिंग्यू और एक लेडी बैठे होते हैं। वो रो रही होती है और फिर मिंग्यू से कहती है जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ मुझे ये समझ नहीं आता आखिर तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर क्यों खेल रहे थे। तभी उसका फोन बजता है। वो कॉल रिसीव करती है और अपने बॉस से माफी मांगते हुए कहती है मैं ट्राई करूंगी कि डेडलाइन आने से पहले सारा काम खत्म कर दूंगी। फिर ये सब सुन के कॉल कट करने के बाद ली मिंग्यू कहता है मैम अब आप जा सकती है, मैं कांगजिन का ख्याल रखूंगा, अगर कुछ होता है तो मैं आपको कॉल करूंगा। बट वो मना करते हुए कहती है कि वो ऑलरेडी 2 दिन से ऐसे ही है, शायद उसे अपनी मॉम की जरूरत होगी जब वो उठेगा। मिंग्यू तुम्हें भी शौक लगा होगा, तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। मिंग्यू कहता है नहीं, टीचर ने भी कहा ये ठीक है और मुझे चैन मिलेगा जब मैं कांगजिन की आंखें खुलती देखूं। फिर कांगजिन की मॉम मान जाती है और कहती है कि ठीक है, फिर प्लीज कांगजिन का ख्याल रखना। मिंग्यू हाँ करता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। मिंग्यू जब अंदर जाता है तो देखता है कि कांगजिन ऑलरेडी जाग चुका था। मिंग्यू उससे कहता है कि तुमने अपनी मदर को क्यों नहीं बताया कि तुम ऑलरेडी जाग चुके हो, अब जब हम 2 लोग ही हैं तो तुम उठ सकते हो। लेकिन कांगजिन उसकी बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। कांगजिन समझने की कोशिश कर रहा होता है और सोच रहा था कि उस टाइम मेरी सांसें बंद हो गई थी और मैं फिर से उठ गया। इस बच्चे के हिसाब से इस बॉडी का नेम भी सेम मेरे जैसा ही है। मिंग्यू उसके सामने हाथ हिलाकर चेक कर रहा होता है कि क्या वो उसकी बात सुन भी रहा है, और वो बोलता है कांगजिन अगर तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है तो मुझे बताओ, मैं उन सबको मार दूंगा। लेकिन कांगजिन का कुछ ऐसा रिएक्शन देख के वो बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा। कांगजिन सोचता है मैं जिंदा हूँ, सो अब ये हाई स्कूलर की बॉडी मेरी है। तभी वहाँ पीछे लेटा एक पेशेंट रिमोट से टीवी ऑन करता है जिसमें न्यूज आ रही थी 27 तारीख की सुबह सुबह यूरिम कोस्टल रोड क्रैश में लापता हुए नेशन वाइड गैंग की तलाश खत्म हुई। कांगजिन को होश आता है। न्यूज में आगे बोलते हैं पुलिस ने एक इमरजेंसी छानबीन जारी की है उस टेम्पल के पास जहाँ फनेरल रखा जाएगा। फिर कांगजिन पैनिक होकर बेड से उठते हुए मिंग्यू से पूछता है कि उसके पास कितने पैसे हैं। मिंग्यू कहता है कितने क्या पैसे मेरे पास नहीं है। लेकिन तभी कांगजिन पीछे पलटकर कहता है मैं बाद में वापस लौटा दूंगा, और वो अपने पेशेंट वाले कपड़े उतार देता है और अपने कपड़े पहन लेता है। वहाँ से जाने लगता है। मिंग्यू कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, और वो उसके शोल्डर पर हाथ रखता है, लेकिन कांगजिन झटके से उसका हाथ हटा देता है और आगे बढ़ने लगता है। मिंग्यू फिर कहता है तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, हे तुम्हारी मॉम जल्दी यहाँ आ जाएगी। लेकिन कांगजिन उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक टैक्सी दिखाई देती है जिसमें ली कांगजिन बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सिर्फ मैं ही उठाऊं, नहीं ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर वो याद करता है जब उस लड़के ने कहा था कि क्या यांग सैगडू ने हमें भेजा है। नहीं, जिसने हमें भेजा है वो है कांगजिन फैक्शन। कांगजिन सोचता है कि अगर ये सच है तो आज ये ली कांगजिन का फनेरल नहीं होगा बल्कि कांगजिन फैक्शन का होगा। मैं उन सबको मार दूंगा। वो वहाँ पहुँच जाता है और टैक्सी से उतरता है। कांगजिन ऊपर उस टेम्पल की तरफ देखता है और गुस्से के साथ आगे बढ़ने लग जाता है। वो जगह फनेरल के लिए सजी हुई थी। वो जाते हुए सोच रहा था कि मुझे पहले क्या पूछना चाहिए।
कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, क्या मुझ में तुम्हारे बॉस के तौर पर कोई कमी रह गई थी। वो रुककर आसमान में देखता है और सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसकी नजर सामने पड़ती है, वहाँ वो मॉन्क था। कांगजिन उसके पास जाता है। फिर वो मॉन्क बोलता है कि तुम यहाँ क्यों हो। कांगजिन को समझ नहीं आता है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। वो कहता है माफ करना। फिर वो मॉन्क बोलता है कि तुम यहाँ क्यों हो, यह सिर्फ मुर्दा इंसानों के लिए है। फिर कांगजिन कहता है लॉर्ड, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम जानते हो कि क्या हुआ था। लेकिन वो देखता है कि उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। कांगजिन उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि रुको, तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि किस तरह का भूत मेरे साथ ऐसे खेल रहा है। लॉर्ड कहता है मुझे नहीं पता और एक सीढ़ी नीचे उतर जाता है। कांगजिन फिर ऊपर देखता है और उधर ही जाने लगता है। लेकिन फिर तभी वो लॉर्ड बोलता है कि अगर तुम ऊपर गए तो तुम मरोगे। ये एक गैंगस्टर का फनरल है ना। अगर तुम्हारे जैसा एक जवान लड़का वहाँ जाकर कोई तमाशा करेगा तो तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन कांगजिन को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो बोलता है कि लेकिन मुझे फिर भी जाकर देखना है। वो लॉर्ड बोलता है तुम ह्यूमन एथिक्स के साथ जी रहे थे, है ना। एक ऑर्फन भला रिलेशनशिप थ्रू हेवन कैसे बना सकता है। यहाँ पर ह्यूमन एथिक्स का मतलब इंसानों के बीच सोशल रिलेशनशिप जैसे लवर या फ्रेंड्स, और रिलेशनशिप थ्रू हेवन का मतलब गॉड का प्लान जैसे ब्रदर्स या पेरेंट्स। मॉन्क कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन सब का सामना कर पाओगे। फिर कांगजिन कहता है लेकिन फिर भी मैं जाके देखना चाहता हूँ कि आखिर क्या हुआ। फिर वो मॉन्क कहता है क्या यही वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जो तुम ढूंढ रहे थे। ये सुन के कांगजिन फ्रीज हो जाता है। उसे याद आता है जब वो गॉड से प्रेयर कर रहा था, अगर सिर्फ एक मेरी अगली जिंदगी में प्लीज मुझे एक पीसफुल लाइफ देना, प्लीज प्लीज मुझे मेरी नेक्स्ट लाइफ में शांति देना। मॉन्क बोलता है हाँ तो यही तुम्हारी दूसरी जिंदगी है, सो प्लीज इस बच्ची की बॉडी से ऐसी लाइफ को मत बनाना जो गलत है। कांगजिन परेशान होकर कहता है मैं उलझे हुए को सुलझा दूंगा और बाकियों को भी सही कर दूंगा, हाँ मैं ऐसे ही जीऊंगा। लेकिन तभी मॉन्क को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्ला के बोलता है तुम बेवकूफ, अब उलझे हुए को काट दो और दूसरे को उलझने दो, ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं है। कांगजिन के पसीने छूटने लगते हैं। वो कुछ नहीं बोलता। फिर मॉन्क आगे बोलता है कि फर्क नहीं पड़ता तुम खून साफ करने की कितनी भी कोशिश करते हो, अगर तुम उसे भी खून से ही धोते हो तो स्मेल सिर्फ और ज्यादा बढ़ेगी। वो नीचे जाते हुए बोलता है ध्यान से सोचो। फिर ली कांगजिन उससे चिल्ला के पूछता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। मॉन्क बोलता है ये तुम्हारी चॉइस है, ऊपर जाओ और मरो या नीचे आओ और जियो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फिर से वो हॉस्पिटल दिखता है जहाँ कांगजिन एडमिट था। वहाँ टैक्सी रुकती है और उसमें से कांगजिन उतरता है। वहाँ सामने बेंच पर अभी भी कांगजिन की मॉम और मिंग्यू थे। फिर मिंग्यू की नजर सामने पड़ती है। कांगजिन की मॉम भी उसे देखती है और उसके पास भागते हुए चली जाती है और उसके गले लग जाती है। कांगजिन के मन में अभी भी मॉम की बातें गूंज रही थी, ऊपर जाओ और मरो, नीचे आओ और जियो। वो आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है पहले चलो जीते हैं, चलो जीने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक घर दिखाया जाता है। कांगजिन अपने बेड पर बैठा था। वो सोच रहा था कि अब एक हफ्ता हो गया है इस लड़के की बॉडी में। हमें उसका एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कांगजिन की मॉम कह रही थी क्या तुम सच कह रहे हो, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं। कांगजिन कहता है कि शायद उसके सर में लग गई थी। फिर उसके मॉम उसे हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना करते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। कांगजिन की मॉम बहुत ही नर्वस लग रही थी। वो रूम में रखी उस कांगजिन की उस मॉम की एक साथ वाली फोटो को देखकर सोचता है कि उस बच्चे के साथ आखिर क्या हुआ होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कांगजिन मिंग्यू के साथ बैठा है जो उसे कह रहा होता है कि बीबीक्यू चिकन लेग पीस के लिए फेमस है। और कांगजिन सोच रहा होता है कि इस बच्चे का मैं क्या करूं जो रोज आ जाता है। फिर उसकी नजर तभी मिंग्यू के हाथों के नीचे पड़ती है जिस हाथ से वो कांगजिन को चिकन दे रहा था। कांगजिन पूछता है कि ये घाव का निशान कैसा है और मिंग्यू निशान को देखकर एक्सप्लेनेशन देने ही वाला होता है कि तभी कांगजिन झटके से खड़े होकर उसके पास आ जाता है। मिंग्यू शॉक होकर उससे पूछता है कि क्या हो गया, बट तभी कांगजिन उसकी टी शर्ट पकड़ता है और निकाल कर फेंक देता है और वो देखता है कि उसके पूरे बॉडी में घाव के निशान है। मिंग्यू अपनी टी शर्ट उठाकर वापस पहनते हुए कहता है कि ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है। और फिर वो अपनी टी शर्ट डालने के बाद वो कांगजिन से बोलता है कि एक्चुअली जिनमान मुझे तुम्हें लेकर आने को बोलता रहता है, अगर तुम उस दिन के बारे में अपना मुंह बंद रखने का वादा करो तो वो तुम्हारे पैसे लेना बंद कर देगा और तुमसे कुछ करने को नहीं कहेगा। कांगजिन को अंदाजा लग जाता है। वो सोचता है कि अच्छा तो इन दोनों को कोई बुली कर रहा है। मिंग्यू कहता है कि वो बस आमने सामने बात करना चाहते हैं। कांगजिन कहता है ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कांगजिन अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में बैग लेकर रेडी है। उसकी मॉम कह रही होती है कि बस अभी आराम करो घर में, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं तुम्हारे टीचर को कॉल करके बता दूंगी। बट फिर कांगजिन बिना कुछ कहे वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वो गेट खोलता है और स्कूल जाने के लिए फाइनली बाहर निकल जाता है।
उसकी आंखों में सनलाइट पड़ती है। वो आसमान की तरफ देखकर सोचता है ये एक नई लाइफ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कांगजिन स्कूल आ चुका है और वो सोच रहा होता है कि सच में बीते हुए कल को और सच्चाई को भूलकर क्या मैं इन बच्चों की तरह जी पाऊंगा। फिर तभी उसे आवाज आती है जो उसका नाम पुकार रही थी। वो सामने देखता है कि मिंग्यू उसे हाथ दिखा रहा होता है। कांगजिन सोचता है अभी के लिए चलो पहले उस बच्चे से निपटते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखता है कि गर्म पानी और उसके साथ दिखता है एक आलीशान बाथ हाउस जिसमें डुयोंग बैठा होता है और वो याद कर रहा होता है जब एक बार कांगजिन उसके साथ एक बाथ हाउस में होता है और कांगजिन डुयोंग से बोल रहा होता है कि अगर मेरी आईडी कार्ड से इंक सूख भी जाए और मेरा सर कट भी जाए फिर भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो गैंगस्टर बनना चाहते हैं। फिर डुयोंग कहता है कि बॉस पनिशमेंट्स अडल्ट्स के लिए और यंगस्टर्स के लिए अलग अलग है और बच्चों के लिए भी ऐसा ही है। फिर डुयोंग कहता है कि बच्चे इस पर काम करते हैं और हम लॉयर्स हायर करते हैं। वो बच्चे आगे चलकर ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर बनते हैं। फिर कांगजिन कहता है हम हमारे जनरेशन का फ्यूचर बनाते हैं, ये बच्चे नहीं हैं जो कुछ नहीं जानते। फिर डुयोंग कहता है हमने भी ये करना शुरू कर दिया था जब हम 16-17 साल के थे। कांगजिन उस पर रिप्लाई देते हुए कहता है कि यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर हमने ये सब नहीं किया होता तब। डुयोंग पानी से उठकर कहता है अगर तब नहीं तो क्या, मेरे भाई और मेरी तरह अनाथ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कभी इस बाथ हाउस में जाना अफोर्ड कर पाते? और ऐसा कहकर वो हंसने लग जाता है। कांगजिन के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वो कहता है बैठ जाओ, ये देखना घटिया है। और फिर डुयोंग उस पर पानी उछाल उछाल कर खेलने लगता है। उसके बाद वो सोचता है कि यार हम तो लीडर्स भी नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सारे पुलिस एक साथ स्कूल के एक कॉर्नर पे बैठे होते हैं। कांगजिन और मिंग्यू चलकर आ रहे होते हैं। कांगजिन नोटिस करता है कि मिंग्यू डरा हुआ है। फिर वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर एक लड़का बोलता है ओह ये तो ली कांगजिन है। बाकी लड़के बोलते हैं साचियोन हाई स्कूल का आयरन मैन। तो ये सच है कि ये वापस जिंदा हो गया। वो बंदे फिर आयरन मैन की एक्टिंग करते हुए मिसाइल्स और रिपल्सर्स की आवाज निकाल के उन्हें चिढ़ाने लगते हैं। एक बंदा बोलता है फक तुम तो ठीक हो। कांगजिन मिंग्यू की तरफ देखता है। फिर वो उनसे कहता है उस दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर जो हुआ उसके बारे में मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, तो तुम अपना वादा निभाना। फिर वो बंदा बोलता है कौन सा वादा? वो लोग हंसने लगते हैं। वो कहता है साले मैं तुम्हें जाने दूंगा क्योंकि तुम एक पेशेंट हो। और ये सुनते ही कांगजिन मुड़कर जाने लगता है और फिर उसके साथ पीछे मुड़कर मिंग्यू भी उसके पीछे जाने ही वाला होता है कि तभी वो बंदा उसकी शर्ट पकड़ लेता है और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? मिंग्यू डरते हुए उसकी तरफ देखता है। वो बंदा कहता है भागो मत तुम साले। फिर मिंग्यू उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? कांगजिन ये सब सुन रहा था और वो पीछे पलटता है जब वो बंदा कह रहा होता है कि अब तुम्हें 2 गुना काम करना पड़ेगा उसकी तरफ से भी। मिंग्यू के यहाँ पर आंसू आने लग जाते हैं। वो बंदा बोलता है तुम्हें मास कंपेंशन का नहीं पता है क्या? तुमने कुछ किया हो या नहीं किया हो तुम्हें कंपनसेट तो करना ही होगा साले। एनीवे यहाँ कोई जवाब नहीं है उन बच्चों के लिए जिन्हें पेरेंट्स नहीं है, उन्हें कुछ सिखाने के लिए। अब कांगजिन की खिसकने लगी थी। वो अपना बैग उतारकर जमीन पर रखते हुए बोलता है कि उसे जाने दो। ये सुन के वो बंदा कह ही रहा होता है कि तुम्हें क्या कहा, लेकिन तभी कांगजिन इतनी झटके से जंप करता है कि बाकी लोग रियलाइज भी नहीं कर पाते। और जब तक वो बंदा देखता है तब तक कांगजिन मिंग्यू के सर पर अपना लेफ्ट हैंड से सपोर्ट लेते हुए उस बंदे के मुंह पर एक तगड़ी पंच लैंड कर देता है जिससे वो जमीन पर पटक जाता है। और ये देख के सभी शॉक हो जाते हैं। ये इतनी जल्दी होता है कि उनसे समझ भी नहीं आ रहा होता है कि अभी क्या हुआ। कांगजिन के हाथों से खून बहने लगता है और फिर वो मिंग्यू की तरफ देखते हुए कहता है कि चलो चलते हैं। वो जा रहे होते हैं और मिंग्यू अभी भी कंफ्यूज था कि अभी अभी क्या हुआ, लेकिन फिर तभी वो पीछे पलटते हैं जब वहाँ पीछे से आवाज आती है कि ओए तुम हरामजादे। कांगजिन उसकी तरफ मुड़ता है और देखता है कि वो बंदा फिर उठ चुका है। वो अपनी नाक से बहता हुआ खून पोंछते हुए उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। कांगजिन अपने पंच को देखते हुए सोचता है कि मुझे यकीन है मैंने सही से इसे लैंड किया था। क्या ये बॉडी मेरी ताकत को सपोर्ट नहीं कर रही? फिर अचानक वो बंदा गुस्से से दौड़कर आ रहा होता है और कांगजिन को पंच मारने की कोशिश करता है जिसे कांगजिन आसानी से डॉज कर लेता है और साथ ही उसके मुंह पर चांटा मार देता है। वो बंदा एक और बहुत ही पावरफुल स्ट्रेट पंच मारता है, लेकिन कांगजिन नीचे झुककर उसे भी डॉज करते हुए अपने राइट हैंड से उसके चेहरे में बहुत जोर का हाथ मार देता है। उसका चेहरा खून से रंग जाता है। कांगजिन अपने हाथों को देखते हुए सोचता है कि ये बॉडी ही प्रॉब्लम है, लेकिन उस बंदे ने अभी भी हार नहीं मानी होती है और वो फिर से दौड़कर
कांगजिन की तरफ बढ़ता है और उसे पंच मारने की नाकामयाब कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो उसके डॉज करते ही उसका हाथ पकड़ लेता है और पूरा उठाकर पटकने वाला होता है, जो देखकर उसके दोस्त कहने लगते हैं, हाँ इसे दिखा दो कि तुम क्या चीज हो। वो बंदा कहता है, तुम तो अब गए काम से। लेकिन तभी कांगजिन अपने सर से उसके सर में जोर का हेडबट दे देता है, जिससे उसे चक्कर आने लगते हैं। उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कांगजिन उसके पैरों के पीछे से उसे मार के उसे घुटनों पर गिरा देता है और फिर उसका सर पकड़कर कहता है कि बच्चे ये स्ट्रीट फाइट है। लेकिन वो सोच रहा होता है कि नहीं, ये एक नॉनसेंस है। वो आगे उन लोगों से कहता है, ध्यान से देखो, और हमें एक बहुत ही जोर से उस बंदे की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद कांगजिन उसका सर जमीन पर पटक देता है। मिंग्यू और वहाँ खड़े सभी लोग शॉक में चले जाते हैं ये सब देखकर। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लास टीचर मैथ्स पढ़ा रहा होता है। क्लास में जीन बैठा होता है और सोच रहा होता है कि अगर मैंने स्ट्रीट्स की जगह स्कूल चूज किया होता तो क्या मेरी लाइफ डिफरेंट होती। उसी वक्त उसके बगल में बैठा मिंग्यू उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि आखिर हो क्या रहा है, कांगजिन ने कैसे। फिर वो सोचता है कि नहीं, अभी ये प्रॉब्लम नहीं है। फिर स्कूल की बेल बज जाती है। टीचर बाहर जाते हुए क्लास से कहता है कि ठीक है, तुमसे अगली बार मिलता हूँ। उसके जाते ही मिंग्यू झटके से खड़े होते हुए कांगजिन से कहता है कि चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। लेकिन कांगजिन कहता है क्या। फिर मिंग्यू कहता है, क्या तुम भूल गए कि क्या हुआ उनके साथ जो जिनमैन के खिलाफ गए थे। कांगजिन कहता है, मैंने इस मैटर को तो कुछ देर पहले ही सॉल्व कर दिया। फिर मिंग्यू उसका नेम चिल्लाते हुए बोलता है, ली कांगजिन, मैं नहीं जानता तुमने वो कैसे किया, लेकिन चलो मान लेते हैं कि किसी वेब नॉवेल की तरह तुम्हारी ताकत जाग गई। फिर भी सिर्फ जिनमान के फैम के अलावा हर किसी के लिए नहीं। कांगजिन पूछता है, फैम। फिर मिंग्यू कहता है, हाँ, जिनमान की फैमिली। कांगजिन सोचता है, फैमिली, हाँ ये भी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर वो पूछता है कि वो लोग अभी कहाँ हैं। मिंग्यू बोलता है कि क्लास खत्म हो गई है तो वो अभी छत पर होंगे, तो जल्दी चलो। फिर कांगजिन कहता है, चलो चलें छत पर। तभी मिंग्यू भी फ्लो में उसके साथ बोल देता है कि हाँ चलो जल्दी चलते हैं छत पर। बट फिर जैसे ही उसको रियलाइज होता है कि कांगजिन छत पर जाने की बात कर रहा है, वो शॉक होकर चिल्लाता है, क्या। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो होता है सन 2005 सोल एक्सेट डोंग रीडेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट। एक बंदा बहुत जोर से दीवार पर पटका जाता है। उसके सामने ली कांगजिन होता है, जो कि उस टाइम पर 26 इयर्स ओल्ड होता है। वो आदमी खांसते हुए कहता है, ओह फक, पॉइंटेक 5 वे फैक्शन का जोंगटाई इसके मुक्कों से पीछे हो गया। सम्मानीय ली कांगजिन, तुम सालो। फिर जो डुयोंग, जो कि इस टाइम पे 25 साल का था, वो कांगजिन से कहता है कि बड़े भाई, ये साइड भी अब ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी है, मुझे लगता है इतना काफी होगा। कांगजिन फिर वापस उसकी तरफ पलटकर उसे देखता है। वो हाँफ रहा था। कांगजिन उसे जाने देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम कांगजिन और डुयोंग को गलियों में वॉक करते हुए देखते हैं। कांगजिन कह रहा था कि कल हम यहाँ काम खत्म कर देंगे, तो चलो आज रात बच्चों के साथ डिनर पार्टी करते हैं। डुयोंग कहता है ठीक है। वो चलते चलते एक स्ट्रीट पर आ जाते हैं और एक स्ट्रीट लाइट के नीचे पहुंच जाते हैं और देखते हैं सामने पूरा गैंग खड़ा होता है। कांगजिन कुछ नहीं बोलता, बट फिर वो बंदा बोलता है कि फक, मैंने अफवाहें सुनी थी कि कांगजिन अच्छा है, लेकिन क्या तुम सच में पहरेदारी कर रहे हो, वो भी अपने यंगर ब्रदर के साथ। कांगजिन स्माइल करते हुए डुयोंग से कहता है कि देखो, इसे ऐसे करते हैं। बट डुयोंग थोड़ा डर रहा होता है। कांगजिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, इसलिए मेरे भैया हमेशा कहते हैं कि। और तभी हम देखते हैं कि कांगजिन झटके से आगे दौड़कर उनकी तरफ बढ़ता है। वो बंदा अपने लोगों से कहता है कि मारो इस हरामजादे को। वो सभी एक साथ कांगजिन पर टूट पड़ते हैं, लेकिन कांगजिन सभी के अटैक्स डॉज करते हुए सीधा उनके बॉस पर चढ़ जाता है और जाकर उसकी टपली बजा देता है, जब तक वो देखता भी है। कांगजिन ऑलरेडी उस पर अपने पंचेस की बारिश कर देता है। वहाँ खड़े सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं। जब कांगजिन उसे मार रहा होता है और उसके दांत टूट जाते हैं और चेहरा पूरा खून से भीग जाता है, वहाँ खड़े सभी लोगों की फट जाती है। कांगजिन अपनी अधूरी बात पूरी करता है कि सर्टेनली मेक श्योर टू स्टेप ऑन, आई विल नेवर बी एबल टू ड्रीम अगेन। रूल यही है। अब बैक टू दी प्रेजेंट, मिंग्यू परेशान होकर कहता है, तो तुम अब जिनमान को पकड़ने वाले हो। कांगजिन कहता है, वो लोग वैसे भी आ ही जाएंगे, मैं उन पर पहले वार करूंगा, इससे पहले कि वो अपनी तैयारी पूरी कर पाए। मिंग्यू कहता है, कांगजिन पागल हो गया है, ये सच में पागल हो गया है। फिर अगले सीन में हमें स्कूल की छत दिखाई देती है, जहाँ पर जिनमान और उसके दोस्त हथियार लेकर रेडी होते हैं। जिनमान ने एक पेपर कटर ब्लेड पकड़ी होती है और वो कह रहा होता है कि मैं उसे सच में मार दूंगा, लेकिन उसका दोस्त उसे टोकता है, ये कहकर कि क्या प्रॉब्लम बढ़ नहीं जाएगी अगर तुम
तुम उसे इससे मारोगे? जिनमान गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, फक, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? उसका दोस्त कहता है, तुम स्कूल से निकाले जा सकते हो। लेकिन जिनमान बोलता है, अगर मैं स्कूल से निकाला गया मैं वहाँ पर जाकर भी रह सकता हूँ। लाल बालों वाला उसे थोड़ा चिढ़ाते हुए बोलता है, अरे अब तुम इतने भी बुरे नहीं हो। लेकिन अब जिनमान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो उसे एक जोर का पंच मारते हुए बोलता है, ये साला माहौल को समझ नहीं रहा। वो उससे कह रहा होता है कि क्या मैं तुम्हें फनी लगता हूँ? बट फिर तभी गेट खुलने की आवाज आती है। वो सब देखते हैं कि कांगजिन और मिंग्यू वहाँ पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं, फक, ली कांगजिन और मिंग्यू क्या ये भी पागल हो गया है? वो उनसे कहता है, क्या तुम यहाँ मरने आए हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये फनी है? कांगजिन कहता है, जैसे मैंने सोचा ही था, तुम्हें फिर से कुचला जाना चाहिए। बट जिनमान को कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है कि तुम क्या बातें कर रहे हो? वो कहता है, अच्छा तो तुम सच में मरना चाहते हो? तुम्हें स्कूल से बाहर निकाला जाता है, तुम बुरी तरह से पेश आ रहे हो और मैं तुम्हें आज मारने वाला हूँ। जिनमान उसकी तरफ इशारा करते हुए सबसे कहता है कि मारो साले को। फिर सभी उसकी तरफ दौड़कर उसे मारने के लिए बढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि आज तो तुम मरे। वो मिंग्यू के नोटिस करने से पहले ही बहुत स्पीड में उन सब पर छलांग लगा देता है। उस बंदे के नोटिस करते तक कांगजिन उसे ढेर भी कर देता है। उसके पीछे से एक बंदा पूरी ताकत से सर में मारने की कोशिश करता है, बट नीचे झुककर उससे डॉच कर लेता है कांगजिन और फिर स्माइल करते हुए उसके चेस्ट में पूरी ताकत से पंच मार देता है। उसके गिरते ही ऊपर से एक बंदा अटैक करता है, लेकिन कांगजिन और ऊपर कूदकर उसे भी उसके फेस में बहुत तगड़ी किक मार देता है, जिससे वो पूरा घूमकर पलट जाता है। कांगजिन को साइड से एक और बंदा मारने की कोशिश करता है, बट वो उसे भी देखकर उसके डंडे में इतनी जोर से मारता है कि वो बीच से टूट जाता है और फिर वो दूसरे हाथ से उसके फेस में अपना पंच लैंड कर देता है। फिर वो अपने पैरों से खींचकर सबसे पास वाले लड़के को भी साइड से मारकर गिरा देता है और सामने देखता है उसके पीछे आखिर बचे हुए दो बंदे होते हैं जो कि उसे देखकर डरे हुए थे। शायद कांगजिन ने उसके पैर तोड़ दिया होता है। वो डर से अपने पैर पकड़कर चिल्ला रहा होता है। उन फट्टुओं के बीच से उन्हें धक्का देते हुए जिनमान निकलता है, ये कहते हुए कि हटो मेरे रास्ते से तुम सालो। वो अपना पेपर कटर निकालता है, जिसे देखकर कांगजिन कहता है कि ऐसे टॉयज को संभाल कर रखना ज्यादा सही होता है। जिनमान कहता है कि बकवास बंद करो और उसकी तरफ ब्लेड लेकर तेजी से बढ़ता है। कांगजिन उसे डॉज करता है और उसके हाथों को पकड़कर उसके फेस पर वार कर देता है, जिससे उसकी नाक टूट जाती है और फिर कांगजिन वापस उसके चेहरे पर मुक्कों की बारिश कर देता है। वो उसे इतनी बुरी तरह मारता है कि उसके होश भी नहीं होता है ठीक से। फिर कांगजिन उसका गला पकड़ लेता है और उसके कानों में कहता है कि बच्चे, अगर तुम जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में गए तो इनमें से आधे लोग जेल जाएंगे और इनमें से आधे लोग अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताएंगे। जिनमान अभी भी कांगजिन के हाथ को पकड़कर अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, इसके लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। कांगजिन कहता है, मेरी आंखों में देखो, तुम्हारे पास ब्रेड खाने तक की ताकत नहीं है तो तुम मुझे कैसे मार सकते हो? क्या तुम्हें समझ में आया? लेकिन वो देखता है कि जिनमान अभी भी कह रहा होता है कि ये हरामजादा। लेकिन तभी कांगजिन एक बार फिर उसके जॉ में नीचे से एक तगड़ी पंच मार देता है, जिसके बाद वहीं उस जिनमान के चारों खाने चित हो जाते हैं। कांगजिन बाकी के बचे हुए लोगों को देखता है और सोचता है कि बाकियों के साथ निपटना वर्थ इट नहीं है। कांगजिन उनसे कहता है कि 3 साल एक लंबा वक्त है। मुझे पता नहीं ये जवाब होगा या नहीं, लेकिन इसे एक्सेप्ट करो किसी भी कीमत पर। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि जिस ली कांगजिन को तुम जानते थे वो जा चुका है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें रात के वक्त में एक सिटी देखने को मिलती है और उस सिटी के एक बार में डुयोंग और योंगसुक बैठे होते हैं। डुयोंग अपनी वाइन का ग्लास टेबल पर पटकते हुए बोलता है कि जब मैं अपने 20s में था मुझे हमेशा लगता था कि मैं सबसे ऊपर हूँ। जब मैं उसके पीछे खड़े रहता था, पुक पुक करके आवाजें आती थी जब वो बंदे नीचे गिरते थे, और मैंने फिर भी ये सहन किया अपनी 30s तक। क्या मेट्रोपोलियन एरिया का रियूनिफिकेशन इतना आसान था जितना सुनने में लगता है? लेकिन फिर भी मैंने इसे कर लिया। और फिर वो एक और वाइन का ग्लास उठाकर पीता है और जोर से नीचे रखता है। फिर आगे बोलना कंटिन्यू करता है कि लेकिन मुझे डर लगने लगा था जब मैं 40s के ऊपर हो गया, इसीलिए मैंने ये सच सच बोल दिया। कांगजिन बॉस, मैं और हर्ट होना नहीं चाहता। योंगसुक क्यूरियोसिटी से उसकी बातें सुन रहा था। डुयोंग आगे बोलता है कि तुम्हें पता है उसने क्या कहा? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम गैंगस्टर बनना छोड़ दो। ये सुनकर योंगसुक गुस्से से कहता है, शिट, उसे लगता है कि वो इस वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। क्या उसे पता नहीं है कितने चाकू के हमले हमने सहन किए हैं आज तक? सच कहूँ तो कांगजिन बॉस हमेशा लकी नहीं है। आखिर सारी मुसीबतों के बाद अब मुझे लगता है कि हम कंफर्टेबली जी सकते हैं। वेट, हम कंफर्टेबली जीने वाले हैं ना? बाकी सभी फैक्शंस अपने मेंबर्स के लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं। हम हमेशा अपने पुराने दिनों की बातें करते हैं। अगर सीधे सीधे कहूँ तो हमें गैंगस्टर बनना छोड़ना होगा। फिर वो डुयोंग की ग्लास में वाइन डालते हुए बोलता है, आखिर में हमने वही किया जो कांगजिन बॉस चाहते थे। लेकिन बॉस,
अब वॉर बिल्कुल कॉर्नर पर है। ये सही वक्त है कुछ नए मेंबर्स लाने का। लेकिन वो देखता है कि डुयोंग उसको कुछ इस तरह से देख रहा है, तो उसे लगता है कि उसने शायद कुछ ऐसा कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था, और वो उसकी आंखों से आंखें नहीं मिला पाता है और मुंह मोड़ लेता है। लेकिन फिर डुयोंग कहता है कि रुको, हाँ तुम जो कह रहे हो वो सही है बॉस, वो इसके अगेंस्ट में था न जाने कितनी ही बार जब वो जिंदा था। न्यूबी ऑडिशन, चलो स्टार्ट करते हैं। अब अगली सुबह कांगजिन फंक्शन के चारों लीडर्स एक साथ होते हैं। उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रही होती है। यांगसुक डुयोंग से पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। डुयोंग कह रहा था कि जस्ट मैंने कितनी पी लिया था। तभी फिर उनके सामने खड़ा सांगजुन बोलता है कि कांगजिन फैक्शन नर्चरिंग प्रोजेक्ट के बारे में न्यूबीज ऑडिशन के लिए तैयार होना शुरू हो जाएंगे। अब जुंक्यू बोलता है कि हम पूरी कंट्री में ऑडिशन लेंगे, है ना। उसका रिप्लाई करते हुए सांगजिन कहता है कि हाँ वो अच्छा रहेगा, लेकिन हम स्केल इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं तो मुझे लगता है कि ये मीडिया एक्सपोजर को अट्रैक्ट करेगा। तो पहले हमने सोचा है कि हम मेट्रोपोलियन एरिया जिसको हम मैनेज करते हैं इसे 4 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करेंगे और शुरुआती राउंड्स वहीं रखा जाएगा। वो स्क्रीन पर कांगजिन मैनेजमेंट एरिया को दिखाते हुए बोलता है कि ये करंट कांगजिन फैक्शन एरिया है जो हम मैनेज करते हैं, ये हमारी अथॉरिटी का मैप है। फिर वो स्क्रीन पर स्लाइड चेंज करते हुए बोलता है लेकिन बच्चों की दुनिया के लिए ये इस तरह से डिवाइडेड है। यांगसुक बोलता है वो सबके सब आ सकते हैं, उन्हें सबको आने दो। फिर सांगजुन कहता है इस ऑडिशन का मकसद सिर्फ हमारी इन्फ्लुएंस को बढ़ाना नहीं है, बल्कि ये एक सबऑर्डिनेट फोर्स को रेस्क्यू करने के लिए भी है। दी स्पेशल फोर्स जो सबऑर्डिनेट फोर्स की तरह एक्ट करेंगे और इस तरह हम अपनी फैक्शन की तरफ डैमेज को कम से कम कर सकते हैं। डुयोंग उससे पूछता है कि क्या ये एक टूर्नामेंट की तरह है। फिर सांगजुन कहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी बच्चा प्री इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएगा उसे शुरुआती राउंड्स में खेलने का मौका मिलेगा और फाइनल्स बाद में रखे जाएंगे। तभी फिर डुयोंग सांगजुन से पूछता है कि क्या होगा अगर कोई काबिल लड़का बाद में आए। सांगजुन बोलता है अगर कोई न्यू बाद में आता है और पुराने वाले को डिस्ट्रॉय कर देता है तो वो तुरंत ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सुनकर यांगसुक और जुनक्यू सोचने लग जाते हैं। फिर डुयोंग बोलता है ठीक है, मुझे ये पसंद आया। क्या आजकल के बच्चे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड होंगे? और ये एक ऑडिशन है तो इसमें कोई प्राइज भी होना चाहिए, है ना। फिर ये सुनकर सांगजुन रिमोट से कोई बटन दबाते हुए स्क्रीन पर स्लाइड चेंज करते हुए कहता है हाँ सही कहा, बिना रिवॉर्ड के ये ऑडिशन नहीं होगा। वो स्क्रीन की तरफ दिखाते हुए कहता है कि जब मैं बच्चा था तो एक छोटे से कमरे में रहना सबसे मुश्किल था। जीतने वाले को एक प्राइवेट प्लेस दिया जाएगा और एक कार जो मस्त चलती हो। यांगसुक बोलता है क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? जुंक्यू कहता है हाँ हम उन्हें अपनी स्पेशल फोर्स बनाएंगे, बट क्या कुछ फोर्सफुल उनके लिए अच्छा नहीं होगा? फिर डुयोंग कहता है क्या मिलिट्री सर्विस की जगह जेल जाना कोई बहुत अच्छी बात है? क्या तुम लोगों के लिए कोई अच्छी बात है? फिर ये बंदा कहता है कि हाँ नहीं ये तो नहीं है, लेकिन बट तभी डुयोंग आगे बोलता है कि कार को हटा दो और उन्हें हमारा बिजनेस मैनेज करने को ज्वाइन करने दो और वो गंगनम में काम करेंगे जहाँ बहुत सारे एंटरटेनर्स हैं। अगर तुम स्पेशल फोर्स ज्वाइन करते हो तो सीनियर्स भी तुम्हें अच्छे से पेश आएंगे। वो बंदा शॉक हो जाता है और बोलने की कोशिश करता है कि बॉस ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन उसे इग्नोर करते हुए डुयोंग बोलता है कि उन्हें कम्प्लीटली खोखला कर दो, सही और गलत की परवाह किए बिना। मैं द ग्रेट कांगजिन फैक्शन का मुखिया बन चुका हूँ। ये सब सुन के सब चुप थे और सभी के पसीने छूट रहे थे। डुयोंग आगे बोलता है खूबसूरत जिंदगी की राह खुल चुकी है, फ्यूचर में मैं अपनी लाइफ बहुत ही खूबसूरती से जीऊंगा। सांगजुन कहता है ठीक है समझ गया। फिर योंगसुक बोलता है फिर बॉस वॉर के बाद हम उनका क्या करेंगे? क्या आप सच में उन्हें मुखिया बनाना चाहते हो जो कि बॉस की सीट पर बैठेंगे? डुयोंग रिप्लाई करता है अगर उन्हें लगता है कि वो कर सकते हैं तो करें, सिर्फ अगर वो जिंदा बच पाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जिनमान और उसके दोस्त दिखते हैं। हमेशा की तरह वो बैठा होता है और उसके बाकी सभी दोस्त उसके चारों तरफ खड़े होते हैं। वो सभी काफी परेशान थे और जिनमान बैठकर सोच रहा था। वो याद करता है जब कांगजिन उसे कह रहा था कि तुम्हें जेल जाने की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मुझे नहीं मार सकते, समझ गए? जिनमान सोच रहा था फक उसके घूरने में क्या था, क्या उसने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे मैं पड़ोस का बच्चा हूँ। वो कहता है कि क्या नॉर्दर्न स्काई इकट्ठा हो रहे हैं आज? फिर एक बंदा बोलता है कि हम सबके पैसे ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए हैं। जिनमान कहता है सारी इमरजेंसी वाले पैसों को ले आओ। वो बंदा बोलता है क्या इमरजेंसी मनी, लेकिन क्यों? जिनमान बोलता है क्या तुम लोग ली कांगजिन को पीछे से पत्थर लेकर मार सकते हो? क्या तुम लोग उस पर मोटरसाइकिल चढ़ा सकते हो? उन लोगों का मुंह सूख जाता है और वो कुछ भी नहीं बोल पाते। और जिनमान आगे बोलता है नहीं, लेकिन हमें फिर भी कल स्कूल जाना होगा, तो चलो इमरजेंसी फंड्स को यूज करते हैं। एक बंदा पूछता है क्या सच में? जिनमान बोलता है
हाँ मैं जाऊंगा उस हरामजादे के पास। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी और एक छोटी सी पार्क में कुछ बंदे बैठे होते हैं। वहाँ एक बच्चों की स्लाइड में कोई लाइट चमक रही थी। वहाँ एक बंदा होता है जो शायद लेटकर फोन चला रहा होता है। वो अपने स्क्रीन पर कांगजिन फैक्शन में ज्वाइनिंग वाली नोटिस पढ़ रहा होता है। तभी उसे डिस्ट्रिक्ट 4 पार्टिसिपेंट लिस्ट में स्लाइड करते वक्त कुछ दिखता है। वो एक नाम होता है जिसे देखकर वो कहता है हवांग डोंगयुक, हवांग डोंगयुक, हवांग डोंगयुक। तभी उस पार्क के पास जिनमान अपने 2 बंदों के साथ आता है। वहाँ बैठे 2 बंदे उसे देखकर कहते हैं ओए बहुत दिनों बाद दिखे हो साले सुअर। और फिर हंसते हुए उसके साथ बैठा लड़का उससे बोलता है हे हे जो पैसे कलेक्ट करते हैं उसमें बुरा क्या है। जिनमान सोचता है मिंजो कुत्ते का बच्चा साला। वो बंदा फिर उसके चेहरे को देखकर बोलता है कि ऐसे एक्सप्रेशन क्यों बना रहे हो। जिनमान बोलता है कुछ भी तो नहीं। फिर वो लड़का बोलता है अपने चेहरे को संभाल साले। जिनमान उससे कहता है कि हाँ मैं समझ गया। फिर वो पूछता है कि क्या मिंजू यहाँ है। ये सुनकर वो लड़का गुस्से से उठकर खड़ा होते हुए अपनी लॉलीपॉप फेंक देता है और कहता है कि वो यहाँ नहीं है। और वो जिनमान को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो। लेकिन वो एक थप्पड़ के बाद रुकता नहीं है और उसे बार बार मार रहा होता है। फिर तभी जिनमान उसकी तरफ एक लिफाफा बढ़ाता है जिस पर लिखा हुआ था नॉर्दर्न स्काई फंड। वो उसके नीचे से एक और लिफाफा स्लाइड करते हुए बोलता है पीछे वाला लिफाफा तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो तुम उसे खेलने के लिए यूज कर सकते हो। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है कि तुम बाकी लोग यहीं रुकोगे, सिर्फ यहीं अकेला स्लाइड के पास जाएगा। वो जिनमान से कहता है तुम जानते हो ना कि मिंजू से कैसे बात करते हैं। जिनमान कहता है हाँ मैं जानता हूँ। फिर वो बंदा कहता है प्राइस बनके 30 हो गया है। जो सुनकर अब जिनमान परेशान हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में वो उस स्लाइड के पास जाता है। उसके डर से पसीने छूट रहे होते हैं जब वो ऊपर उस स्लाइड की तरफ देखता है। फिर वो तुरंत ही अपना फोन निकालकर बहुत ही फास्ट टाइपिंग करता है। ऊपर मिंजू अपना फोन चेक करता है। वो देखता है कि उसके बैंक अकाउंट में 30,000 रुपए आ गए हैं जिसके साथ एक मैसेज होता है कि बहुत वक्त बाद मेरे पास एक गोल है। फिर उसे 30,000 रुपए के साथ 3 और मैसेज आते हैं कि प्लीज मेरे लिए कुछ करो, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ करो, मैं अचानक से बाहर जाने वाला हूँ। लेकिन अब मैसेज आना बंद हो गए थे। जिनमान सोच रहा था कि फक मैं तो गया काम से। उसने कहा था कि उसे नफरत है जब कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। लेकिन ये लड़का पिछले महीना तक ये सिर्फ 20,000 था लेकिन अब 30,000। तभी मिंजो कहता है खत्म। जिनमान बहुत डर जाता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि फीस बढ़ गई है। लेकिन तभी जिनमान के रिएक्ट करने से पहले ही मिंजो ठीक उसके सामने आ जाता है जिसका पूरा नाम वू मिंजोन होता है और जो कि सॉल गंगबू के पार्टनर नॉर्दर्न स्काई का लीडर होता है और साथ ही यूथ मेंबर ऑडिशन कॉन्टेस्ट डिस्ट्रिक्ट 4। वो एक पल में ही जिनमान के गले से उसकी गोल्ड चेन निकाल लेता है और बोलता है कि इससे 30 सेकंड्स ऐड करो और जल्दी से कहो। अब नेक्स्ट सीन में हमें ली कांगजिन दिखता है। वो एक खाली डार्क प्लेस में लेटा हुआ होता है और उसकी आंखें बंद थी लेकिन उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है। फिर तभी उसकी आंख खुलती है। उस पर कोई चाकू से हमला कर रहा होता है। वो अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश करता है। वो बंदा उसके ऊपर बैठा हुआ होता है और कह रहा था क्या तुम सच में ऐसे जी पाओगे। ली कांगजिन के लेफ्ट और राइट दोनों ही हाथ काम नहीं आ रहे। मुझसे छोटे लड़कों ने हर्ट किया जिन्हें लगा उनका कंट्रोल हर चीज पर है, यहाँ तक कि मेरे पैरों पर भी। क्या तुम्हें लगता है कि ये भुलाया जा सकता है। और हम देखते हैं कि उसने ली कांगजिन को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया होता है। बट फिर तभी वो चिल्लाते हुए नींद से जाग जाता है। वो गहरी सांस ले रहा था। वो अपने लेफ्ट में एक घड़ी की तरफ देखता है और अभी सिर्फ सुबह के 4:45 हुए थे। वो हांफते हुए अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल दिखता है। कांगजिन स्कूल पहुंच गया था और मिंजू भी उसके पीछे से दौड़कर आ रहा था। वो कांगजिन के शोल्डर पर हाथ रखकर उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। बट जब कांगजिन उसकी तरफ पलटता है तो हम देखते हैं कि उसकी आंखों में डार्क सर्कल हो चुके थे। उसके चेहरे को देखकर मिंजू उसकी तरफ शक की निगाहों से देखता है। फिर उससे कहता है कि तुम्हारा चेहरा ऐसा सड़ा हुआ क्यों है। तुम कमीने, तुम सोने के बजाय क्या कर रहे थे रात को। फिर जिन का ऐसा रिस्पांस देखकर वो बोलता है क्या ऐसा नहीं है क्या, तो फिर क्या हुआ। फिर कांगजिन कहता है क्या तुम कभी मौत को छूकर वापस आए हो। मिंग्यू कहता है क्या। फिर कांगजिन वहाँ से आगे जाते हुए कहता है मौत से वापस आने के बाद मेरी बहुत सी चिंताएं हैं। ये सुन के मिंग्यू को झटका लगता है और वो कांगजिन को देखता है। वो अगले ही पल उसके पीछे भागते हुए बोलता है कि ली कांगजिन, मैं तुम्हारे बड़े भाई के जैसे इसका ख्याल रखूंगा, मुझे बताओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली कांगजिन अपना हाथ धो रहा होता है। पीछे से कोई कह रहा था
कि फक तुम कितने पतले हो। वहीं पीछे जिनमान उसके दोस्त बैठे होते हैं। जिनमान कह रहा था कि इसे अकेला छोड़ दो, ये आज के लिए बस और हंस सकता है। उसके नीचे बैठा हुआ बंदा उसकी तरफ पलटकर पूछता है कि लेकिन क्या सच में मिंजू अमेजिंग है? वो रेसलिंग क्लब क्या है? तुमने भी जूडो किया था है ना? उसके ऊपर बैठा बंदा उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए बाकुयो को बताता है कि ये चोमू दूसरे स्कूल ट्रांसफर हो गया था जब ये 3rd ग्रेड में था, मिडिल स्कूल के। रेड हेयर वाला बंदा पूछता है फक तुम वो मिंजू को नहीं जानते? फिर जिनमान बोलता है ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो आदमी किस तरह का हरामजादा है। ओरिजिनली कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स क्लब में प्रॉपर इंगेज होते हैं, और ऐसे लोग होते हैं जो इसे केयरलेसली करते हैं। जो इसे प्रॉपरली करते हैं उन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं होता है। ये पहले ही इतना हार्ड है करियर बनाना, फिर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करना, तो मैं फालतू के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। तो ऐसा है कि जो केयरलेसली एक्सरसाइज करते हैं वो अक्सर लोकल लीडर्स बनने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। खैर छोड़ो वो आरामजादे, अगर तुम एक्सरसाइज करो तब भी ये मैटर नहीं करता। और सेम यही चीज मिस्टर वू मिंजू के लिए भी लागू होती है। वो मिंजू सबसे बेस्ट से भी बेस्ट था, लेकिन स्पोर्ट्स क्लब की कड़क मिलिट्री जैसे डिसिप्लिन ने एक बीस्ट की आंखें खोल दी। वो दिन जब वो मिंजू, जो कि एक इंजरी के वजह से सेंसिटिव था, एक्सप्लोड हो गया। दी युक्सुगो रेसलिंग क्लब गायब हो गया। 6 घायल, 4 बेहोश, यहाँ तक कि कोच जो ये रोकने की कोशिश कर रहा था उसे भी फ्रैक्चर हो गया। वो मिंजून जिसने इस तरह से एक्सरसाइजिंग करनी छोड़ दी, यहाँ तक कि सिर्फ उसके सीनियर के सियोन कैरेक्टर के बारे में बात करना एक खतरनाक माहौल बना देता। चाहे वो 2nd ग्रेड में हो या 3rd ग्रेड, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम अपने सीनियर को गाली देते रहो, क्या कोई तुम्हारी एज का तुम पर चढ़ जाएगा? आखिर में नॉर्थ कोरिया के टॉप ग्रुप एक साथ जुड़ गए और बुकचियोन क्रिएट हुआ। फक उसे नहीं पता कि उसने चोरी करनी देर से सीखी। अगर तुम उसे कुछ शब्द भी कहो तब भी वो तुमसे टैक्सेस लेंगे। वो कुत्ते के बच्चे। फिर उसके बगल में बैठा बंदा बोलता है मेरे हिसाब से तो ये एक सुकून की ही बात है। जिनमान पूछता है क्या? वो बोलता है देखो वो साला मिडिल स्कूल से ही खेल रहा था, क्या ये बुरा नहीं है? वो पहले वाला बंदा कहता है क्या ये ऐसा है? फिर नेक्स्ट सीन में अब रात हो चुकी थी। ये सारे मिंजू के साथ वाले एक रूम में बैठे होते हैं। एक बंदा कहता है कि मिंजून मैंने काफी अच्छे से पैसे सेव कर लिए हैं, क्या मुझे इस ऑफिस को एक बार में ही पैसे देकर रेंट पर ले लेना चाहिए? फिर मिंजू कहता है रुको, यहाँ गंगनम में होटल्स ओपन होने वाले हैं। वो लाल बालों वाला बोलता है क्या गंगनम में किस तरह के होटल्स? फिर मिंजून अपने फोन में देखकर स्माइल करते हुए बोलता है कि सभी कोई इकट्ठा हो जाओ। फिर उनके एक साथ इकट्ठा होने के बाद मिंजून उससे बोलता है साउथ कोरिया में बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? फिर एक बंदा बोलता है कि मुझे लोकल एरियाज के बारे में पक्का नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली मेट्रोपोलियन एरिया में कांगजिन। मिंजून उनसे कहता है तुम्हारा ड्रीम क्या है? वो सब चिल्ला के बोलते हैं कांगजिन फैक्शन को ज्वाइन करना। मिंजून हंसते हुए बोलता है यहाँ एक स्काउटिंग ऑफर है कांगजिन फैक्शन से। ये सुनकर वो सब खुशी से चिल्लाते हैं। वो बंदे बोलते हैं नो वे फक, मुझे विश्वास था मिंजून पर। फिर मिंजून बोलता है लेकिन वो सिर्फ हर एरिया से फर्स्ट प्लेस पर आने वाले को ही रिक्रूट करेंगे। उनके चेहरे सैड हो जाते हैं। वो बोलते हैं ऑडिशंस? किस तरह के गैंगस्टर्स ऑडिशन लेते हैं भला? मिंजून कहता है एक प्राइवेट प्लेस, एक सुपर कार के साथ, और साथ ही क्लब ऑपरेशंस के अधिकार भी शामिल हैं। और साथ ही ये शुरुआत में नहीं है बल्कि तुम्हें एक क्लब लीडर की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो इस केस में क्या ऑडिशन देना वर्थ इट नहीं होगा? वो लाल बालों वाला कहता है अच्छा फिर एरिया में फर्स्ट प्लेस? मिंजून कहता है हुआंग डोंगयूक और कांग मिन्यूक, ये दोनों हरामजादे भी गांगबुक से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर वो बंदा बोलता है हमें तुम पर ट्रस्ट है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आखिर में सिर्फ तुम ही रिक्रूट किए जाओगे है ना? मिंजून कहता है अगर ऐसा होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसके बारे में बात भी करता? फिर मिंजून अपना फोन उठाकर उसमें कुछ ओपन करता है और उनकी तरफ दिखाता है। वो एक ऑडियो मैसेज होता है जो कह रही होती है कि अगर एरिया में जीतने वाले के पास कोई फैमिली है तो हमें उनके स्टेटस एक्सेस करने होंगे। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो फैमिली को भी टीम मेंबर्स के रूप में रिक्रूट करेंगे। अब ये सुन के सभी के सड़े हुए चेहरे वापस खिल उठते हैं। वो बोलते हैं तो क्या अब हम भी कांगजिन फैक्शन के मेंबर्स बनने वाले हैं? मिंजून कहता है हाँ तुम्हारी लाइफ मस्त हो जाएगी, तो बस मुझ पर भरोसा रखो और मुझे फॉलो करो। फिर एक बंदा बोलता है लेकिन बॉस तुम उन इडियट बंदों के साथ क्या करने वाले हो? मिंजून कहता है क्या तुम्हें लगता है कि अब मैं कुछ गधों को पकड़ने वाला हूँ? वो बंदा कहता है हाँ अब तो ये आउट ऑफ प्लेस है। तभी एक बंदा मिंजून को फोन देते हुए कहता है कि मिंजून जरा यहाँ देखो। वो उसे एक वीडियो फुटेज देखने के लिए देता है और बोलता है मेरा छोटा भाई साचियोन हाई स्कूल में जाता है, ये साला भी मुसीबतें खड़ी करता रहता है और ये फर्स्ट ग्रेड में छत पर चढ़कर बैठा रहता है और हमेशा परेशानियां खड़ी करता रहता है हमेशा, लेकिन इस साले ने मुझे कुछ इंटरेस्टिंग भेजा है। उसी वक्त मिंजून उस वीडियो को प्ले करता है
और देखता है कि एक बंदा किसी को बैट से मारने की कोशिश करता है जो कि कांगजिन होता है, बट वो नीचे झुककर बच जाता है और फिर उसे तगड़ी पंच मार देता है। दूसरा बंदा भी हमला करता है बट वो उसे भी धूल चटा देता है। मिंजुन वीडियो को बड़े ध्यान से देख रहा होता है जब जिनमान कांगजिन को पीटते वक्त गाली दे रहा होता है और फिर कांगजिन उसके भी बजा के रख देता है। मिंजुन कहता है तो ये सिर्फ कोई चोमू नहीं है। वो बंदा बोलता है तो कैसा रहेगा ऑडिशन देने से पहले थोड़ी बॉडी स्ट्रेचिंग कर ली जाए और थोड़ी पॉकेट मनी भी बचा ली जाए। मिंजुन इविल लाफ करते हुए कहता है एक तीर से दो शिकार। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फॉरेस्ट के बीच एक बड़ी सी गोल्फ प्लेग्राउंड बनी होती है जहां हमें एक बंदा दिखता है जिसके मुंह पर गोल्फ बॉल होती है और वो रो रहा होता है। सांगजुन उस पर हिट करने के लिए रेडी होता है और वो बोल रहा होता है ओह मिस्टर यांग हिलना मत वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अगर तुम्हारे लिप्स भी हिले तो हमारा स्कोर बिगड़ जाएगा। और ऐसा कह के तुरंत बाद ही वो जोर से उस बॉल को हिट कर देता है। वो बॉल सीधे निशाने पर जाकर लगती है। फिर वो अपनी गोल्फ स्टिक देते हुए बोलता है कि रिसेंटली हमारे कुछ पार्टनर्स अपनी हेक्टिक शेड्यूल की वजह से पहले से बिजी हैं। फिर वो आगे जाता है जहाँ 4 लड़के खड़े थे। वो बोलता है तुम सबके पास बाहर के काफी अच्छे एक्सपीरियंस है। तुम सबने एक चैलेंजिंग मिशन में तारीफे काबिल परफॉर्म किया। और ये लोग होते हैं ली कांगजिन के 4 लोगों की टीम। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने ली कांगजिन पर उस रात हमला किया होता है और उसे मार दिया होता है। ये होता है कांगजिन का टीम लीडर सोंग ह्युनसू जिसकी एज करेंटली 20 ईयर्स होती है। सांगजुन बोलता है मेरे पास तुम सब के लिए एक काम है इसीलिए तुम लोग को यहाँ इकट्ठा किया है। वो लोग बोलते हैं प्लीज हमें बताओ हम कुछ भी करेंगे। ह्युनसो बोलता है कि आखिर ये काम है क्या। फिर सांगजुन क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है एक काम जो ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर डिसाइड करेगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें फिर से स्कूल दिखता है और अब स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। कांगजिन और मिंग्यू एक साथ होते हैं। मिंग्यू उससे बार बार पूछ रहा होता है कि क्या पीसी रूम चलें, क्या गेम खेलने चलें, और कांगजिन कंटिन्यू अपना सर लेफ्ट राइट हिलाकर उसे ना कह रहा होता है। मिंग्यू कहता है तो कहाँ चले बताओ, लेकिन कांगजिन को इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है। और फिर तभी उसका फोन बजता है। वो देखता है कि उसकी मॉम का कॉल था। जब वो फोन उठाता है उसकी मॉम कहती है कि कांगजिन क्या तुम सीधा रेस्टोरेंट आ रहे हो। कांगजिन पूछता है क्या, किस लिए। उसकी मॉम कहती है तुम्हारे फ्रेंड्स यहाँ हैं और वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुन के कांगजिन को बहुत शक होता है लेकिन वो बोल देता है कि ठीक है मैं जल्दी ही वहाँ पहुँच जाऊंगा। फिर कॉल कट करने के बाद वो मिंग्यू से पूछता है कि क्या तुम्हारे अलावा मेरा कोई और फ्रेंड है। फिर मिंग्यू रिप्लाई करता है कि तुम्हारा तो नहीं है। वो देखता है कि उसके सामने से जिनमान और उसके दोस्त जा रहे होते हैं और जो कि उसे देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। कांगजिन सोचता है कि अब उसे खुद जाकर ही देखना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ कांगजिन की मॉम काम कर रही होती है। वो पलटकर उन लोगों को देखती है। वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था शिट ये तो टेस्टी है, कोई कह रहा था हे मैंने 10 और ऑर्डर किए हैं, कोई कह रहा था इस जगह तो आज मीट खत्म हो जाएगी, मीट दारू के साथ अच्छा लगता है, दिन में पीना भी अच्छा लगता है। ये सब सुनकर कांगजिन की मॉम सोच रही थी कि कांगजिन के ऐसे भी दोस्त हैं, क्या ये सिर्फ उसके क्लासमेट्स हैं। एक बंदा बोलता है आंटी क्या हम मीट के 10 और प्लेट्स मंगवा सकते हैं। कांगजिन की मॉम कहती है हाँ जरूर क्यों नहीं, तुम जितना चाहो उतना खाओ। इस रेस्टोरेंट का नाम होता है अवर रेस्टोरेंट। कांगजिन और मिंग्यू फाइनली अब वहाँ पहुँच चुके थे। तभी मिंग्यू की नजर अंदर बैठे लोगों पर पड़ती है और वो शॉक हो जाता है। मिंग्यू कहता है ये बंदा यहाँ क्यों है। कांगजिन पूछता है क्या तुम इसे जानते हो। मिंग्यू कहता है वहाँ वो ठग देखो। कांगजिन कहता है वो कौन है। मिंग्यू बोलता है वो वू मिंजुन है, नॉर्थ गैंग पार्टनर नॉर्दर्न स्काई का लीडर। फिर कांगजिन पूछता है कि लेकिन ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। मिंग्यू कहता है कि ये जरूर उस जिनमान की वजह से होगा, उसने जरूर इन्हें पैसे दिए होंगे ये करने के लिए। अब कांगजिन को गुस्सा आने लगा था। वो सोचता है तुम साले जिनमान हरामजादे। उसी वक्त कांगजिन की मॉम उन्हें देख रही थी। उनमें कोई तमीज नहीं थी और वो शोर मचा रहे थे। रेस्टोरेंट का ऑनर पूछता है कि ये लोग कौन है। फिर वो बताती है कि ये लोग मेरे बेटे के दोस्त हैं, इन्होंने कहा कि ये यहाँ मिलना चाहते थे, वो यहाँ जल्दी ही आ जाएगा तो प्लीज थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं खर्चा भर दूंगी। ओनर बोलता है यहाँ कोई कस्टमर नहीं है, वैसे भी क्या बकवास है। फिर तभी वो नोटिस करती है कि कांगजिन वहाँ पहुँच चुका होता है। वो कहती है कांगजिन तुम आ गए। कांगजिन अब सोचता है कि यहाँ खतरा है, चलो इन्हें कहीं और ले जाया जाए मॉम के नोटिस किए बिना। फिर वो अपना बैग वहाँ गिरा देता है। वो लोग उसकी तरफ देखते हैं। कांगजिन चलकर उनके पास आता है और ऊपर जाता है। वो ठीक मिंजुन के सामने खड़ा हो जाता है और उसे घूरता है। मिंजुन भी उसे घूर रहा था। फिर तभी मिंजुन के देखते ही देखते कांगजिन उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोलता है काफी दिनों बाद मिले हो। मिंजुन कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या कर रहा है। तभी फिर कांगजिन उसके गले से गोल्ड चेन तोड़ के खींच लेता है। वो इसे इतनी फास्ट करता है कि बाकी के लोग उसके हाथों को देख भी नहीं पाते। उसकी मॉम दूर से देख रही होती है, उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। कांगजिन मिंजुन के कान में कहता है
कि अगर तुम इसे वापस चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। और फिर वो चेन अपनी पॉकेट में डालकर वहाँ से जाने लगता है। अब मिनजुन की खिसक चुकी होती है, जिसे देखकर उसका दोस्त कहता है शिट, अब तो गए काम से। कांगजिन अपनी मॉम के पास जाकर कहता है ये लोग बार बार मेरे पास आ जाते हैं और मेरा दोस्त बनना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगते, तो मैं बस इन्हें बाहर छोड़ने जा रहा हूँ। कांगजिन की मॉम उसका हाथ पकड़कर कहती है अच्छा ऐसा है। कांगजिन हाथों को देखता है। वो सब उठकर खड़े होने लगते हैं। कांगजिन कहता है मैं यहाँ से तुरंत निकलने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब शाम से रात हो चुकी थी। कांगजिन के पीछे मिंग्यू खड़ा था और उसके सामने वो मिनजुन के सारे दोस्त और मिनजुन। कांगजिन सोचता है मॉम, या कहना चाहिए वो लेडी, उसे चिंता हो रही होगी, मैं इसे जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा। तभी एक बंदा बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो कुत्ते के बच्चे। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही ली कांगजिन उसका चेहरा पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। ये देख के मिनजुन भी चौंक जाता है। फिर दूसरा बंदा जब उस पर पंच मारने की कोशिश करता है तो कांगजिन नीचे झुककर उसे डॉच करते हुए उसके जबड़े के नीचे से फोड़ देता है। तीसरा बंदा जब ऊपर से उस पर मुक्का मारने आता है तो वो राउंड मार के उसे 360 की कम मजा चखाता है। लाल बालों वाले की तो फट जाती है और उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है। उसके पीछे से एक बंदा फुल स्पीड में जाता है, लेकिन कांगजिन उसके भी शोल्डर से पकड़कर उसका मुंह तोड़ देता है। फिर तभी वो अचानक सामने देखता है और तब तक मिनजुन उसे पकड़ लेता है। वो उसके पीछे आकर उसे रेसलिंग की तरह उठाकर सर के बाहर पटक रहा होता है। उसी वक्त कांगजिन अपने हाथों से अपने सर को बचाने की कोशिश करता है और मिनजुन उसे जोर से रोड पर पटक देता है। वो सब एक जगह गिर चुके होते हैं। मिनजुन कांगजिन को देखता है। वो अपना सर पकड़कर पड़ा होता है। मिनजुन कहता है वेल ये मैं हूँ, मैंने तुम्हें पुश किया ताकि तुम अपने सारे स्किल्स यहाँ सड़क पर इस्तेमाल करो। फिर जब वो खड़ा हो रहा होता है तभी उसे पीछे से आवाज आती है। वो देखता है कि ली कांगजिन भी दोबारा खड़ा हो चुका था। कांगजिन खुशी से स्माइल करते हुए कहता है तो तुम वर्कआउट करते हो हाँ। सो गाइज आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और इस एपिसोड में मैंने चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक कवर किए हैं और आगे के चैप्टर्स और भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो जल्दी ही आएगी जिसमें मैं आगे के चैप्टर्स को कवर करूंगा।